नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में एक मणिपुर की लड़की पर 2 बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला किया और फरार हो गए। लड़की को गंभीर स्थिति में राह चलते लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया। लड़की का नाम सेल्विया वैफई है। सेल्विया ने दोनों आरोपियों में से एक को पहचान लिया है। हमलावर सेल्विया के साथ गुड़गांव में कंपनी में पहले भी काम कर चुका है। महिला पर जानलेवा हमला पुराने झगड़े को लेकर हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली में 2 सगे भाइयों पर एक लड़की से रेप के बाद उसका गर्भपात कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बांदा में 15 साल की एक छात्रा का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। छात्रा अपनी मां के साथ घर के बाहर निकली थी। अचानक टाटा 407 से आए कुछ बदमाशों ने छात्रा को अगवा कर लिया। हरियाणा के पलवल में टीचर्स डे के दिन 3 टीचरों ने स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिला को ब्लू फिल्म दिखाने का मामला सामने आया। हेडमास्टर महिला से मामला दबाने के लिए दबाव बना रहा है। नाराज लोगों ने स्कूल का घेराव किया। हरियाणा के जिन से 29 अगस्त को अपहरण की गई लड़की को पुलिस ने जम्मू के कटरा में तलाश लिया। लड़की का अपहरण करने वाले शख्स का नाम अनिल है। अनिल ने अपहरण करते वक्त लड़की की मां पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपने पिता को बचाया, बल्कि पिता का अपहरण करने आए 3 बदमाशों को भी पकड़वा दिया। वारदात मंगोलपुरी इलाके की है, जहां एक लड़की अपने पिता को बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं से भिड़ गई। उसके शोर मचाने पर लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात सेक्टर 16 टैक्सी स्टैंड की है। युवक टैक्सी चलाता था। आरोप है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने ही युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया। यूपी के फैजाबाद में जमीन विवाद के चलते एक लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला सामने आया। वारदात रौनाही थाना के लखौरी गांव का है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने लड़की के घर में घुसकर उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि अमर सिंह और राम सूरत के बीच जमीन को लेकर झगड़ा था। इसी मामले में राम सूरत सिंह के घर वालों ने अमर सिंह की बेटी को घर में अकेला देखकर उसे जिंदा जला दिया। पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फरार हैं। दिल्ली में क्लोरीन गैस लीक होने से दहशत फैल गई। बाहरी दिल्ली के झंगोला गांव में जल बोर्ड के रेनिवेलप प्लांट से क्लोरीन गैस लीक हुई। गैस लीक होने से आसपास के करीब 100 एकड़ जमीन में लगी फसलें बर्बाद हो गई। गुस्साई जनता ने जल बोर्ड के दफ्तर में ही अधिकारियों को बंधक बना दिया। हैदराबाद में गणपति विसर्जन के दौरान चमत्कार हुआ। विसर्जन के लिए जा रहा एक टेम्पो अचानक पलट गया, लेकिन गनीमत रही कि टेम्पो सवार सभी लोग बच गए। टेम्पो में 15 लोग सवार थे, जो देखते ही देखते सड़क पर गिर गए। कई लोग टेम्पो के नीचे दब गए। हादसे में श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ऑटो में अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। हादसे की चश्मदीद गाड़ी गिरते ही कार सवार लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। तेज रफ्तार कार कई फीट नीचे गिरने से चकनाचूर हो गई। आप देख सकते हैं कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि एक दूसरी कार से टक्कर होने के बाद होंडा सिटी कार चला रहे शख्स का नियंत्रण कार से छूट गया था। हैरानी और करिश्मे की बात यह रही कि इतना भीषण हादसा होने के बाद भी कार सवार शख्स को मामूली चोटें ही आई। एमपी के खरगोन में बाढ़ के बहाव के चलते उसे बचने के लिए एक शख्स मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। बामदा गांव में रहने वाला रमेश बाबूलाल अचानक बाढ़ की लहरों के बीच फंस गया। जान बचाने के लिए वो आनंद फानंद में मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। करीब 5 घंटे तक रमेश वहां फंसा रहा। फिर किसी तरह तैरकर इसने अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ। भूस्खलन के चलते पूरा गांव तबाह हो गया। हादसे के बाद अब तक 4 बच्चों समेत 7 शव बरामद हो चुके हैं। 31 लोग लापता हैं। करीब 20 से 25 घर तबाह हो गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी बाढ़ का सितम जारी है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 175 पहुंच गई। बाढ़ से लोगों को बचाने के राहत कार्य और तेज कर दिया गया है। अब तक 23,000 लोगों को बचाया गया है।
राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने आगे बारिश थमने और मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी की है। सेना ने श्रीनगर और साउथ कश्मीर में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री बांटी जा रही है। सेना के जवान राहत कार्य में जुटे हुए हैं। केंद्र की ओर से करीब खाने के 40,000 पैकेट भेजे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री बांटी जा रही है। सेना के जवान राहत कार्य में जुटे हुए हैं। केंद्र की ओर से करीब खाने के 40,000 पैकेट भेजे गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने की चीजों के साथ पानी की बोतलें भी बांटी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की भयावह ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। श्रीनगर में भारतीय वायुसेना ने करीब 150 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। श्रीनगर एयरबेस से वायुसेना के 12 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। राजौरी जिले में भी सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से भारी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पुंछ जिले में भी राहत का काम जोरों पर है। यहां रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जहां लोगों को खाना और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। रेडक्रॉस सोसाइटी ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। राजौरी में रेडक्रॉस के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई। बाढ़ पीड़ितों के लिए सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। बाढ़ से बेघर हुए ये लोग इन टेंटों में रहकर दिन गुजार रहे हैं। जम्मू में बाढ़ और बारिश की वजह से 4 दिनों से रुकी वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। माता के दरबार जाने के लिए श्रद्धालुओं को अब कटरा से अर्धकुंवारी के रास्ते पहले भैरव मंदिर जाना होगा। वहीं दिल्ली से कटरा के लिए रेल सेवा शुरू होने में 6 से 7 दिन का वक्त और लग सकता है। पुंछ के कई इलाकों में बाढ़ की बर्बादी के निशान और उजड़े आशियाने नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी कम होने पर लोग अपने घरों को देखने आए। जम्मू में आई बाढ़ के बाद पठानकोट हाईवे को फिर से खोल दिया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे के खुलने से गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। उधर नेशनल हाईवे 44 पर भी मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बाढ़ और बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 5 दिन से बंद है, जिससे सैकड़ों गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर डिवीजन के लिए रिलीफ सेल बनाया है जहां लापता लोगों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से 20 फाइबर और मोटर बोट्स भेजने का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने भी जम्मू कश्मीर के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर को तुरंत मदद पहुंचाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार की तारीफ की है। तबाही की आड़ में आतंकी घुसपैठ न करे, इसके लिए सेना ने सीमा पर लगी बाढ़ की मरम्मत का काम भी तेज कर दिया। मोदी सरकार की ओर से मदद की पेशकश करने पर पाक पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर शुक्रिया कहा। चिट्ठी में नवाज शरीफ ने पीएम मोदी का आभार जताया और लिखा कि आपकी ओर से मदद की पेशकश विचारणीय है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुसीबत के वक्त इस तरह की एकजुटता वाकई काफी अहम है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, नेशनल पैंथर्स पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जम्मू कश्मीर के बाद बारिश महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा असम, मेघालय, राजस्थान, कोस्टल, कर्नाटक, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश की आशंका है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अलीराजपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़कों के ऊपर तक चढ़ आया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताप्ती नदी के आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में समा गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। महाराष्ट्र के जलगांव में पिछले 2 दिन से हुई जोरदार बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ बाढ़ की चपेट में जानवर भी आ रहे हैं। बाढ़ के तेज बहाव में एक भैंस फंस गई और देखते ही देखते वो बहती चली गई। देश में एक बार फिर से बिजली का संकट बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा है। आलम यह है कि एनटीपीसी समेत सीएसईबी के पावर प्लांटों के लिए महज 2 से 3 दिन का कोयला बचा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में बिजली की किल्लत के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है।
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग आज बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सरकार बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देगी। उधर आम आदमी पार्टी की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दोबारा से चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक भी है, जिसमें दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चर्चा होगी। सरकार बनाने की सूरत में नए नेता का नाम भी इस बैठक में तय हो सकता है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के चलते पहले ये साफ कर दिया कि उपराज्यपाल नजीब जंग इस मामले में जल्द कदम उठाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट की तरफ से किसी कड़ी टिप्पणी से बचने के लिए उपराज्यपाल सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। बीजेपी ने भी न्योता मिलने पर सरकार बनाने के संकेत देते हुए कहा कि बहुमत सदन के भीतर साबित करना होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज बीजेपी नेता शेर सिंह जागर से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। आपके इस स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया है कि डागर ने आप विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। आप पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही है। वहीं आप विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए ऑफर करने के आरोपों में घिरे बीजेपी नेता शेर सिंह जागर पर गाज गिर सकती है। जागर से पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे 3 दिन में जवाब देने को कहा है। उनके जवाब के बाद ही पार्टी कार्रवाई पर विचार करेगी। वहीं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह जागर ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वो सियासत छोड़ देंगे। जागर ने केजरीवाल पर मानहानि का दावा करने की भी बात कही है। जागर ने माना कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया से वो मिले हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि मोहनिया खुद बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर आए थे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी की तरफ से उनके 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया। केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी अगर बीजेपी को एलजी सरकार बनाने का न्योता देते हैं तो उन पर शक तो होगा ही। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि अगर बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई तो उस सड़क पर इसका विरोध होगा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर इंडिया न्यूज ने बड़ा सर्वे किया। सर्वे में हमने पूछा कि क्या दिल्ली में बीजेपी को अभी सरकार बनानी चाहिए। सवाल के जवाब में 57% जनता ने हाँ में जवाब दिया। इंडिया न्यूज का दूसरा सवाल था कि क्या केजरीवाल का असर अब दिल्ली में कम हुआ है। 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। बीजेपी सरकार में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर 61% लोगों ने जगदीश मुखी का नाम दिया। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इस हफ्ते कर सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में एक ही समय में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में दिसंबर में चुनाव कराए जाने की संभावनाओं के बीच में जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीख बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ के मद्देनजर आयोग यहां चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच में चर्चा हो सकती है। दोनों पार्टियों में अभी तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 144 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि शिवसेना 119 सीटों से ज्यादा बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज से प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। चंडीगढ़ से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत 21 प्रचार वाहनों को रवाना किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कूटनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, सिर्फ कॉमा और सेमीकोलन होता है। भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने मेजबान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री से रेप मामले में बेंगलुरु के एक कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं कार्तिक को अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ पीड़ित के वकील ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। रेप मामले में घिरे धर्मगुरु स्वामी नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट किया गया है। रांची में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सुरेंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनेगी।
हरियाणा के जींद में जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए पार्टी ने प्रचार तेज कर दिया। इसी महीने के 29 और 30 तारीख को पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने इस बात की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच में आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग पर बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज कोल ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट में आज केंद्र सरकार 46 कोल ब्लॉक्स के नाम और उसकी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। ये वही 46 कोल ब्लॉक्स है जिसके आवंटन को रद्द नहीं करने की केंद्र की तरफ से अपील की गई थी। हालांकि सरकार ने अब ये साफ कर दिया कि वो किसी भी ब्लॉक्स का बचाव नहीं करेगी, बल्कि कानून को अपना काम करने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 तक के कोल ब्लॉक आवंटनों में तकरीबन 194 आवंटन को नियमों के खिलाफ बताया। दिल्ली में ई रिक्शा पर से बैन हटेगा या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि जब तक मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इसे नहीं लाया जाता, तब तक दिल्ली में ई रिक्शा चलाने की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट ने दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने पर 31 जुलाई 2014 से ही बैन लगा रखा है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। घोटालों के आरोपियों से मिलने के इल्जाम को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा से 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को होटलों की डील के लिए 15 दिनों के लिए और मोहलत दे दी। तिहाड़ जेल में कॉन्फ्रेंस हॉल में सुब्रत राय विदेशों में स्थित अपने होटल्स की बिक्री के लिए क्लाइंट्स से मिल सकते हैं। दरअसल सुब्रत राय को जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इसके लिए वो विदेशों के अपने होटल बेचना चाह रहे हैं। मोबाइल टावर पर चढ़ गया। कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर टावर पर चढ़े शख्स को नीचे उतारा। एमपी के इंदौर में गैस सिलेंडर फटने से मकान की दीवार गिर गई। जैसे ही घर के लोग बाहर की ओर भागे, जोर के धमाके के साथ सिलेंडर फट गया और मकान की दीवार नीचे आ गिरी। यूपी के बिजनौर में एक जेब कतरे की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह पुलिस ने बीच बचाव कर आरोपी को भीड़ से छुड़ाया। एमपी के जबलपुर से धोखा देकर शादी करने और फिर लड़की को छेड़ने का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के ने नाम बदलकर उससे शादी की और प्रेग्नेंट होने पर उसे छोड़कर भाग गया। लड़की का आरोप है कि आसिफ के घरवाले धर्म परिवर्तन करने पर उसे बहू बनाने के लिए तैयार हैं। थक हार कर प्रियंका ने मामले की रिपोर्ट घुमापुर थाने में दर्ज करवाई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली एक लड़की को अगवा कर पहले वाराणसी फिर मुंबई ले जाने का मामला सामने आया है। लड़की के मुताबिक उसे बेहोश कर अगवा किया गया था। जब वो मुंबई पहुंची तो उसे बंद कमरे में रखा गया। वहां इमरान नाम के शख्स ने उससे कई बार रेप किया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से उसका निकाह भी करवाया गया। किसी तरह वो उनके चंगुल से निकलकर भागी और अपने घर पहुंची। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मीडिया के सामने ज्यादा बोलने से बचती रही। यूपी के शाजापुर में बीबीए के छात्र की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। घर वालों के मुताबिक छात्र ने खुदकुशी की है। मेरठ के लालकुर्दी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की गोली से एक राहगीर भी घायल हो गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। रात करीब 9:30 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने उस शख्स की कनपट्टी में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस को खबर दी गई, लेकिन घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मेरठ के आबकारी विभाग ने एक हेड कांस्टेबल पर गाड़ियों की चोरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि हेड कांस्टेबल मुकेश शर्मा ने एक स्कूटी चुराकर बेची थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने मुकेश को थाने बुलाया। लेकिन मुकेश शर्मा थाने जिस बाइक से पहुंचे, वो बाइक भी चोरी की ही निकली। मध्य प्रदेश के सिवनी में रेत की चोरी करते हुए पुलिस के जवान रंगे हाथ पकड़े गए। इन पुलिसकर्मियों को ठेकेदार ने रेत की चोरी करते हुए पकड़ा। चोरी के लिए पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। हरियाणा के कैथल में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और तबीयत खराब होने पर 4 दिन से सिविल अस्पताल में भर्ती था। वहीं 2 पुलिस वालों के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया। एमपी के रायसेन जिले के सलामतपुर इलाके में पुलिस को जिलेटिन की 200 छड़ें मिली हैं। जिस दिन विस्फोटक बरामद हुआ उसी दिन उसी रोड से सीएम और केंद्रीय मंत्री उमा भारती गुजरी थी।
लखनऊ में सिविल अस्पताल में कहासुनी के बाद लोगों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने डॉक्टर की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उनकी कार भी तोड़ दी। गोरखपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी और उसके ड्राइवर की गोली मारकर बदमाशों ने गोली मार दी। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावर बाइक में सवार होकर आए थे। राजस्थान की झालावाड़ में पुलिस ने छापामारी कर अवैध जुए के अड्डे का खुलासा किया। पुलिस ने ठिकाने से बड़े घर के 18 लड़कों समेत 7 लड़कियों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने बरेली से 50,000 के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सद्दाम और फहीम नाम के 2 युवकों से 100 के नकली नोटों की गड्डी मिली। यूपी के कुशीनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस को घेर लिया और नारेबाजी की। मामला रामकोला थाना इलाके का है, जहां मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 12 दिन बाद भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बिहार के नालंदा में बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने पलवरपुर ब्लॉक पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने वीडियो को बंधक बनाकर वीडियो ऑफिस में तोड़फोड़ की और मनरेगा भवन पर पथराव किया। यूपी के गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2 बच्चों की मौत हो गई। पूरे पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब फैक्ट्री बंद कराने को लेकर दर्जनों गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। दरअसल शेरकाबाधा गांव में बनी वेलकम डिस्टिलरी नाम की इस फैक्ट्री में 4 दिन पहले भीषण आग लग गई थी। आग लगने से स्प्रिट की टंकियों में विस्फोट हो गया था, तभी से आसपास के गांव में नाराजगी है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 3 दिन से कीचड़ में फंसे गैंडे की मौत हो गई। 5 फीट गहरे कीचड़ के गड्ढे में फंसे गैंडे के रेस्क्यू वन विभाग की टीम लापरवाही दिखाई, जिससे गैंडे की मौत हो गई। मुंबई में गणपति विसर्जन के मौके पर सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालु बप्पा की जयकारे के साथ लालबाग के राजा की शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में बप्पा के विसर्जन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। अपने घरों में स्थापित किए गए गणपति को लेकर लोग यहां पहुंचे और समंदर में बप्पा को विसर्जित किया। मुंबई के जुहू चौपाटी में भी गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में गणपति विसर्जन के दौरान भव्य झांकी निकाली गई। पुणे में गणपति को विदा करने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले। दिल्ली में भी धूमधाम से बप्पा को विदाई दी गई। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाम को घाट पर बप्पा का विसर्जन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ विदिशा में गणपति पूजा की। गुजरात के जामनगर में गणपति बप्पा की बड़ी मूर्तियों को हाईटेक क्रेन की मदद से विसर्जित किया गया। आगरा में गणपति विसर्जन के दौरान 3 युवक यमुना नदी में डूब गए।